हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम लेकर आए हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर एमसीक्यूज। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 जो है आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और साथ ही इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा लेक्चर को। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है हमारा, एबीसी लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी दैट वांट टू लिस्ट देयर कंपनी ऑन यूएस स्टॉक एक्सचेंज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट दे कैन यूज। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एबीसी लिमिटेड करके कोई इंडिया की एक कंपनी है जो अपने आप को लिस्ट करना चाह रही है कहाँ पे, यूएस स्टॉक एक्सचेंज में। तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकती है? तो पहला ऑप्शन है आपका जीडीआर, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। दूसरा ऑप्शन है आपका आईडीआर, जिसको हम बोलते हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तीसरा है आपका एडीआर, जिसको हम बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। चौथा है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कह रहा है कि बोथ बी एंड सी, या इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट का यूज कर लो या एडीआर का यूज कर लो, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। फिर पांचवा है आपका नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। देखो, जब भी इंडिया की कंपनी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना चाह रही है, वर्ल्ड के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में एक्सेप्ट अमेरिका, ठीक है, अमेरिका को छोड़ के वर्ल्ड के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करवाना चाह रही है, तब क्या आंसर होगा आपका? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। अमेरिका को छोड़ के वर्ल्ड के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करवाना चाहेगी तो क्या होगा? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। वहीं अगर वर्ल्ड की कोई कंपनी अपने आप को इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना चाह रही तो आंसर क्या होगा आपका? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और वहीं अगर इंडिया की कंपनी स्पेसिफिक अमेरिका में अपने आप को लिस्ट करवाना चाह रही है स्टॉक एक्सचेंज में, तो आंसर क्या होगा आपका? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which is the first stock exchange in India to launch commodity derivatives contract in gold and silver? तो इनमें से इंडिया का कौन सा पहला स्टॉक एक्सचेंज था जिसने कॉमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि गोल्ड और सिल्वर में थे उनको लॉन्च किया था? तो पहला ऑप्शन है आपका एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फिर दूसरा है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तीसरा है सीएससी, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज। चौथा है नेशनल कॉमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। और पांचवा है नेशनल कॉमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसने सबसे पहले कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स को लॉन्च किया था, ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो स्टैब्लिश कब हुआ था? 1875 में, और ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज भी है। तो यहाँ पे देखो, आपके लिए एक क्वेश्चन है, इंडिया में टोटल कितने स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। इंडिया में टोटल कितने स्टॉक एक्सचेंज है डोमेस्टिक एंड नेशनल को मिला के, ठीक है। तो ये आपने हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ठीक है। देखते हैं कौन राइट आंसर देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If money is borrowed or lent for 7 days by a bank to another bank, then it is called, मतलब अगर एक बैंक दूसरे बैंक को उधार दे रहा है या उससे बदले में उधार ले रहा है और 7 दिन के लिए कर रहा है ये, ठीक है, तो उस मनी को क्या बोलते हैं? तो आपका ऑप्शन है नोटिस मनी, कॉल मनी, टर्म मनी, ब्लैक मनी या व्हाइट मनी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नोटिस मनी। देखो, जब एक बैंक दूसरे बैंक को उधार दे रहा है या ले रहा है और ये उधार सिर्फ एक दिन का है, फॉर 1 डे, तो उसको बोलते हैं हम कॉल मनी। अगर वो उधार जो है 2 दिन से लेके 14 दिन तक के लिए है, ठीक है, 2 to 14 days, तो उसको बोलते हैं नोटिस मनी। और अगर 15 दिन से लेके 365 दिन तक है तो उसको क्या बोलते हैं हम? टर्म मनी, ठीक है। ये आपका मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है, ये हमने मनी मार्केट की वीडियो में कवर किया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिगेटेड? ऑब्लिगेटेड मतलब, ये हमने अभी डेरिवेटिव्स की वीडियो में पढ़ा था, ऑब्लिगेटिव का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी, ठीक है, उसको कंपलसरी है, कंपलसरी, ठीक है। Which of the following is obligated to sell an asset at predetermined price? ठीक है, तो हमने डेरिवेटिव्स में पढ़ा था, ये देखो ऑप्शंस का पार्ट है। ऑप्शन क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, उसका एक होता है होल्डर और एक होता है उसका राइटर। तो देखो, होल्डर के पास क्या होता है? राइट होता है हमेशा, ये हमने पढ़ा था ना अभी। होल्डर के पास होता है राइट, पर उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, ठीक है। और राइटर के पास हमेशा ऑब्लिगेशन होती है कि उसको भाई करना ही पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट जो बोल रहा है। तो देखो, जहां पे आपको बायर मिल रहा है वो तो ऑप्शन से कैंसिल ही हो गए, ठीक है। अब बचा आपका कि पुट राइटर होगा या कॉल राइटर होगा। देखो, पुट ऑप्शन होता क्या था? पुट ऑप्शन होता था जब, क्या होता है? पुट ऑप्शन आपको सहूलियत देता है सेल करने की, किसको? होल्डर को। तो जो इसका राइटर होगा पुट ऑप्शन का, उसको क्या ऑब्लिगेशन होगी? बाय करने का, ठीक है। तो पुट ऑप्शन आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर क्या होगा? कॉल राइटर। क्यों? जो कॉल ऑप्शन होता है वो आपके होल्डर को क्या देता है? राइट देता है, किस चीज का? किसी चीज को बाय करने का। तो जाहिर सी बात है, जो कॉल ऑप्शन जिसने राइट किया होगा, जो राइटर होगा कॉल ऑप्शन का, उसको क्या ऑब्लिगेशन होगी? जब ये बाय करेगा तो इसको ये चीज क्या करनी पड़ेगी?
सेल करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमने अभी डिटेल में पढ़ा था, डेरिवेटिव की वीडियो हमने बनाई है, वो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। उसमें हमने डिटेल में ये कवर किया हुआ है, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, फिर ऑप्शंस होते क्या हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो वहां पे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑर्गेनाइज मार्केट दैट इनेबल न्यू इशू ऑफ इक्विटी टू पब्लिक आर नोन एज, वो ऑर्गेनाइज मार्केट का नाम बताइए जहां पे न्यू इशू ऑफ इक्विटी होती है पब्लिक को। तो इनमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका? सेकेंडरी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, प्राइमरी मार्केट या मनी मार्केट? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, प्राइमरी मार्केट। क्यों? यहीं पे आपके आईपीओ, एफपीओ वगैरह इशू होते हैं। जब भी न्यू इक्विटी, न्यू शेयर्स इशू होते हैं वो कहाँ होते हैं? आपके प्राइमरी मार्केट में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राइमरी मार्केट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द लैंडिंग टू, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है, ठीक है, जो बैंक को मैंडेटरी होता है प्रायोरिटी सेक्टर को लैंडिंग करना, वो किस किस सेक्टर में होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका एग्रीकल्चर, बी है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, सी है आपका वीकर सेक्शन, डी है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, या ई ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसमें बैंक को लैंड करना मैंडेटरी है। ठीक है, और किस कैटेगरी को कितना परसेंट है ये सब हमने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की वीडियो में बनाया हुआ है, ये आपको बैंकिंग अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां पे जाके प्लीज चेक करिएगा और डिटेल में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी वहां पे। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव्स। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द लैंडिंग टू ऑल ऑफ द अबव्स, एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, वीकर सेक्शन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। और भी इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप वीडियो देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is the first PSU to list its offshore bond exclusively in Indian Stock Exchange? इनमें से कौन सा फर्स्ट PSU है जिसने अपने ऑफशोर बॉन्ड लॉन्च किए थे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में? तो ऑप्शन है आपका IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सेल, ठीक है, फिर SBI, फिर NHPC, फिर IRFC। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई, IRFC। इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये है आपका राइट आंसर। IRFC जो है वो फर्स्ट PSU है जिसने अपने ऑफशोर बॉन्ड लॉन्च किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन इंक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट विल कॉज द प्राइस ऑफ अ कॉल ऑप्शन टू। अब ये कह रहा है कि जो अंडरलाइन एसेट है उसका अगर मार्केट प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कॉल ऑप्शन का प्राइस में क्या फर्क आएगा? क्या वो फॉल करेगा या अनचेंज रहेगा या राइज करेगा, या कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है, या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइज करेगा। क्यों? क्योंकि देखो जो कॉल ऑप्शन है वो क्या है? डेरिवेटिव। तो हमने डेरिवेटिव वाली वीडियो में अभी पढ़ा था कि डेरिवेटिव जो है वो अपनी वैल्यू कहां से डिराइव करते हैं? अंडरलाइंग एसेट से। और जब भी आपके अंडरलाइंग एसेट्स की प्राइस इंक्रीज करेगा तो डेरिवेटिव का प्राइस भी इंक्रीज करेगा, अंडरलाइंग एसेट्स का प्राइस डिक्रीज करेगा तो डेरिवेटिव का भी प्राइस डिक्रीज करेगा। और कॉल ऑप्शन क्या है? वो है डेरिवेटिव। तो जाहिर सी बात है अगर अंडरलाइंग एसेट का प्राइस इंक्रीज करेगा तो कॉल ऑप्शन का प्राइस भी इंक्रीज करेगा, और अगर अंडरलाइंग एसेट का प्राइस डिक्रीज करेगा तो कॉल ऑप्शन का प्राइस भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The minimum subscription in case of issue of new shares shall be dash of issue size। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है? सिंपल सी देखो, लैंग्वेज चेंज कर दी, ये मैंने पढ़ाया हुआ पहले भी आपको। ठीक है, पिछली वीडियो में भी शायद पढ़ाया था MCQs वाली में। तो देखो अब इसको लैंग्वेज चेंज कर दी। अब क्या कह रहा है? जो न्यू इश्यूज होते हैं, ठीक है, फ्रेश इश्यूज होते हैं, न्यू इश्यूज जो होते हैं, जैसे IPO हो गया, ठीक है आपका। अब ये कह रहा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना रिक्वायर्ड है उसमें। ठीक है, अगर आप समझ लो 100 शेयर्स इशू कर रहे हो, जो इशू साइज है आपका वो 100 शेयर्स का है, तो कितने शेयर्स आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए पब्लिक द्वारा? तो कितना बताया था मैंने आपको? 90%। ठीक है, जितना भी आपका लॉट साइज होगा, ठीक है, जैसे समझ लो 1 लाख शेयर है यहाँ पे, ठीक है, 1 लाख शेयर है, तो लगभग 90,000 शेयर्स आपके सब्सक्राइब किए जाना चाहिए पब्लिक द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, 90% ऑफ इशू साइज। ठीक है, ये आपका सब्सक्राइब्ड होना ही चाहिए, वरना क्या होगा? आपका IPO कैंसिल हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज ट्रेडिंग इन इंडेक्स ऑप्शन स्टार्टेड इन इंडिया? जो इंडेक्स ऑप्शन है इसमें ट्रेडिंग कब स्टार्ट हुई थी इंडिया में? तो ऑप्शन है आपका 2000, 2001, 2, 3, 4। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 2001। और ये किसने स्टार्ट की थी? NSE ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ये स्टार्ट की थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज। तो देखो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको बनाता कौन है?
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी कमेटी, ठीक है, जिसके हेड कौन होते हैं? इसके हेड होते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है ना, वो इसलिए बनाई जाती है ताकि जो देश में महंगाई है, ठीक है, वो ना एकदम से बढ़ जाए बहुत ज्यादा, ना एकदम से घट जाए, ठीक है, महंगाई जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है, वो स्टेबल रहे, इसलिए बनाई जाती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, अचीविंग प्राइस स्टेबिलिटी, ताकि वो प्राइस जो है वो स्टेबल रहे, ना एकदम से बढ़ जाए ना एकदम से गिर जाए, ठीक है, वो स्टेबल रहे, इसलिए हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सम डेरिवेटिव्स आर ट्रेडेड एट ओटीसी प्लेटफॉर्म, ठीक है, व्हाट डज सी स्टैंड्स फॉर? जो सी है इसकी फुल फॉर्म क्या है? कंट्री, कैपिटल, कॉस्ट, काउंटर या कैश? तो देखो, ओटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? ओवर दी काउंटर, ठीक है, तो सी की फुल फॉर्म क्या हुई आपकी? काउंटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ओटीसी में होता क्या है? दो पार्टीज आपस में आके मिलती हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए इस डेट को, तो आप मेरे को ये फुलफिल कर देना, ठीक है। बीच में इनके कोई एक्सचेंज जो होता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, वो इन्वॉल्व नहीं होता। और जिस केस में एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये हमने डेरिवेटिव की वीडियो में पूरा कंप्लीट किया हुआ है, आप वहां जाके दे सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो ठीक लगी होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।